सोशल मीडिया में दुष्प्रचार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्ती बरती है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा सख्ती का असर दिखा है, क्योंकि ट्विटर पर आरोप लगा कि उसको जो कदम उठाने चाहिए थे वो उसने वक्त रहते कदम नहीं उठाए हैं। गाजियाबाद के मामले पर वीडियो पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुष्प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फेक वीडियो, फेक न्यूज का प्रसार करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश में अगर कोई भी शामिल होगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसी एक्शन की झलक गाजियाबाद में देखी गई है, जहां लोनी के एक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिस एफआईआर में ट्विटर कंपनी भी नामजद है। आरोप है कि वो भ्रामक खबर जिसको रोकना चाहिए था ट्विटर इंडिया को, वो ट्विटर ने नहीं रोका। ट्विटर की मनमानी पर योगी सरकार की नकेल। वायरल वीडियो के मामले में ट्विटर पर केस दर्ज। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुके ट्विटर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यूपी के गाजियाबाद में वायरल वीडियो के मामले में एक्शन में आई योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसे ट्विटर की मनमानी के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 9 आरोपी हैं। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर सहित पत्रकारों और नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्विटर पर आरोप है कि एक वीडियो को प्रचारित किया गया जिसमें एक मुस्लिम को निशाना बनाया गया, उसकी पिटाई की गई और जबरन दाढ़ी काटने का आरोप लगा। इस तरह की भ्रामक खबरों को ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया बताता है, लेकिन आरोप है कि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। मारपीट की घटना हुई, उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने जो एफआईआर लिखी थी उसके आधार पर भी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। शेष लोगों के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं और जब हमने जिन एक्यूज को गिरफ्तार किया उनसे हमें जो घटना थी, क्यों मारपीट हुई, हमने जब उनसे पूछा तो उनसे हमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता चला, उसके पीछे कोई भी सांप्रदायिक या धार्मिक कारण होना निकल करके नहीं आया। गाजियाबाद में दर्ज एफआईआर से ट्विटर की मुसीबतें दुगनी हो गई हैं, क्योंकि ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छीन चुका है, जिसके बाद पुलिस अब आसानी से कंपनी के बड़े अधिकारियों से किसी भी मामले में पूछताछ कर सकेगी। एक तरफ ट्विटर पर नए नियमों की गाज गिरी है, वहीं दूसरी तरफ अब तक मनमानी पर अड़े ट्विटर के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। माना जा रहा है कि सुरक्षा का अधिकार छीनने के बाद वायरल वीडियो मामले में गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। अभी हमने ये फर्स्ट ड्राफ्ट है हमारा। आने वाले दिन में हम ये देखेंगे कि जिन लोगों ने डेलिबरेटली कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो कोशिश की है, हम उसको इसमें और शामिल करेंगे। जो गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स हैं वो वेल लेड डाउन है। हमने एक सीनियर इंस्पेक्टर को इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है और जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम लोग जो है ट्विटर पे आने वाले समय में कार्रवाई जो बनती है नियमानुसार करेंगे। और भी लोग जो इसमें शामिल पाए जाएंगे उन पे भी जो आरोप बनता है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। ट्विटर पर यह कार्रवाई 5 जून को गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले के मामले में की गई, जिसमें अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग अपने साथ ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें जंगल की तरफ ले जाया गया और वहीं बंधक बनाकर रखा गया। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह के सांप्रदायिक एंगल को खारिज कर दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण देने के बावजूद ट्वीट डिलीट नहीं किए गए और न ही ट्विटर ने इस पर कोई कार्रवाई की। पुलिस का आरोप है कि ट्वीट्स का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था, जिस मकसद को पूरा करने के लिए ट्वीट्स को हजारों बार रीट्वीट किया गया। हाल के दिनों में ट्विटर और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान टकराव के बाद अब ट्विटर ने कई बीजेपी नेताओं के पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर टैग कर दिया था। तब उस पर केंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं ट्विटर को संसदीय समिति के समक्ष भी 18 जून को पेश होना है, जिसके तहत सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे पर पक्ष रखने के लिए ट्विटर समेत दूसरी कंपनियों को तलब किया गया है। लेकिन योगी सरकार के सख्त एक्शन ने उससे पहले ही ट्विटर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
तो तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह है, हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश साहब है, राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक, हमारे साथ पवन दुग्गल साहब हैं, साइबर एक्सपर्ट। पहला सवाल पवन दुग्गल साहब आपसे, ट्विटर पर जो एक्शन गाजियाबाद की पुलिस की तरफ से लिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है, देर से ही सही लेकिन सही फैसला, सही संदेश? मुझे लगता है बिल्कुल सही दिशा में सही कदम है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई विकल्प था ही नहीं। आप रिपीटेडली हाथ जोड़कर सब इन्हें निवेदन कर रहे थे सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप कृपया आईटी रूल्स के साथ पालन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये रूल्स अनिवार्य हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। 25 फरवरी 2021 को ये रूल आ गए थे। जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज थे जैसे कि ट्विटर वगैरह, उनको और जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर्स भारतवर्ष में हैं, उनको 90 दिन का एडिशनल समय दिया गया था कि आप जो एडिशनल पैरामीटर्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस हैं, रूल 4 आईटी रूल्स 2021 के तहत, उनका पालन करें। जब 90 दिन गुजर गए और आपने उनका पालन नहीं किया तो सीधा रूल 7 आईटी रूल्स लागू हो गया। रूल 7 कहता है कि अगर आप आईटी रूल्स का पालन नहीं करते तो आपकी जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको दे रखा है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, जो लीगल ढाल कानून ने दे रखी है, वो हम आपसे छीन लेते हैं जी। तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपकी कंपनी और आपकी टॉप मैनेजमेंट के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे होंगे, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। तो जब आपने आग से खेलने का फैसला कर दिया तो फिर जब आग लग गई तो फिर घबराना किस बात का? लेकिन तो अनिला मुझे लगता है जी पवन सर कहिए अपनी बात पूरी कीजिए सर। तो मैं अल्टीमेटली ये कहूंगा कि हम एक मैसेज बहुत क्लियरली वॉल पर देख रहे हैं। वो मैसेज ये है कि अगर आपने भारतीय कानून का पालन नहीं किया तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कतें होंगी भारतीय मार्केट को एक्सेस करने के लिए, यहाँ के लोगों का डेटा लेने के लिए। तो जितनी जल्दी अब आईटी एक्ट और आईटी रूल्स का पालन करेंगे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अनिला जी, योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन खींच दी है, आने वाले वक्त में अगर सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का ऐसा आरोप लगेगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और एक नजीर है बाकी राज्यों के लिए भी जो अब तक चुप्पी साधे रखते थे या कानूनी विकल्प नहीं थे उनके पास। देखिए, उत्तर प्रदेश के हमेशा नजीर है। दंगा होता है और जो दंगे में जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका जो खामियाजा है उन्हीं से लिया जाएगा जो दंगा करने वाले लोग हैं। इसकी नजीर किसने स्थापित करी? योगी आदित्यनाथ जी ने। और यहाँ पर भी ट्विटर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने का काम सबसे पहले किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आपने देखा जिस प्रकार से पूरा एक कम्युनल एंगल उस इंसिडेंट का दिला दिया गया, तो सीधी सी बात है, मंशा क्या थी? मंशा इनकी थी दंगा भड़का दिया जाए, मुसलमानों को डरा दिया जाए, यह दिखा दिया जाए भाई श्री राम। मतलब आप समझिए, समाजवादी पार्टी की सोच समझिए। मैं समाजवादी पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही हूँ क्योंकि फेसबुक लाइव जिस व्यक्ति ने अनिला जी, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी, राहुल गांधी भी, शायद ही विपक्ष का कोई दल ऐसा बचा हो जिसने एंडोर्स ना किया हो खुद को। जी, और नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको अनुराग जी, जो फेसबुक लाइव किया जिस आदमी ने, ये जो जिसके साथ ये घटना हुई बुजुर्ग के साथ, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जी। और पूरी स्टोरी ही पलट के रख दी और उसको ट्विटर ने प्रमोट किया। क्यों नहीं उसको मैनिपुलेटेड मीडिया करके कहा? ठीक है, आपको टूल किट का आपके पास कोई आधार नहीं होता, उसको आप मैनिपुलेटेड कहते हो। और जो वाकई में पूरा मैनिपुलेटेड हो रहा है, आपके सोशल मीडिया कंपनी प्लेटफॉर्म से जा रहा है और उसमें आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हो। लेकिन डॉक्टर सतीश प्रकाश सर, क्या आपको लगता है कि ये मामला मैनिपुलेटेड टैग किया नहीं किया इससे कहीं ज्यादा है? ये लड़ाई दो पॉलिटिकल पार्टीज से कहीं ज्यादा है। देश में अगर कोई भी इस तरीके की खबर जो दंगे फैला सकती है, समाज को तोड़ सकती है, तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और वही एक्शन अब लिया जाता दिख रहा है। नहीं, देखिए, सरकार की चिंता क्या है? सरकार की चिंता सोशल मीडिया को लेकर के नहीं है। सरकार को चिंता है अपने ऊपर सवालों से। सरकार को सवाल किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मेन मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से मेन मीडिया के ऊपर बीजेपी ने जब से सत्ता में आई है, मेन मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया है और अच्छे तरीके से उसका संचालन भी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। तो मेन मीडिया से तो बीजेपी और सरकार को कोई चैलेंज मिलने वाला है नहीं।
जनमानस के मुद्दों से डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप ये करें कि गाजियाबाद की वो फर्जी खबर लगातार सोशल मीडिया पर इसी तरीके से वायरल होती रहनी चाहिए थी, ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था, समाज में अगर बिखराव, टूट और ज्यादा होती तो वो होने दिया जाना चाहिए था। देखिए, यही सोशल मीडिया जिसने बीजेपी को स्थापित किया राजनीति में, आप मानिए ना सर 2014 से 2021 के बीच तस्वीर बहुत बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिस पर आरोप लगाए दंगे होने का। अगर वही सोशल मीडिया से सवाल आएंगे तो इनको दिक्कत शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर सरकार के पास दो रास्ते हैं ना, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया से देश को कहीं हानि हो सकती है, आप सोशल मीडिया को बैन कर सकते हैं। और अगर बैन भी नहीं करना चाहते, आप भी तो सरकार ट्विटर से चला रहे हैं। सर, ये विरोधाभासी बयान है। मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बैन कर दीजिए। प्रतिक्रिया देते हैं। नहीं, आप सुनिए। देखिए, मेरी बात को पूरा आप सही। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि क्या गाजियाबाद की वीडियो को इसी तरीके से वायरल होने देना चाहिए था या ट्विटर के खिलाफ एक्शन होना सही है? देखिए, ये सुनिए। देखिए, सरकार कब से ट्विटर से चिड़ी हुई है। कंगना रनौत रोज का रोज सरकार के पक्ष में एक माहौल तैयार करती थी। अरे सर, देर आए दुरुस्त आए, कभी तो शुरुआत करनी होगी। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। चिराग पासवान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान चल रहे हैं और इस गर्मी में कई घंटों तक खड़े रहकर जानकारी सही प्राप्त कर देश की जनता को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय से मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उस बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा, मेरे लिए भी शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कठिन हो रहा था। हर समय हर परिस्थिति में को जानना, उसके ऊपर निर्णय लेना, उसको आप सबके सामने रखना। कई बार दवाई लेकर नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं खड़ा रह पाऊँ या ज़्यादा बातें कर पाऊँ। आज भी इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे वो ज़रूर आप लोगों के सामने रखूंगा। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर होंगी। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी और समय समय पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी अपनी तरफ से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जिन बातों को रखने की ज़रूरत होगी, वो समय समय पर आप लोगों के सामने आकर मैं उसको रखता रहूँगा। साथियों, आप सबने देखा, मैं 5 मिनट में पहले अपनी बातों को रख लूँ, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनको लेता रहूँगा। आप सबने देखा 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे पूरा समय। मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। आने के बाद परिवार के साथ ज़रूर मैंने समय बिताया, काफ़ी घर वालों के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ। और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाव में और इस चुनाव के परिणाम पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा प्रमुखता से कि इस चुनाव में मिली लोक जनशक्ति पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है। जीत, चुनाव में जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्या से आंका जाता है कि भाई आपके कितने विधायक आपके जीत के आए, कितने सांसद आपके जीत के आए। पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया। वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड।
और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुठला नहीं रहा हूं कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। अब मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है। और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता है जितनी प्रमुखता से मैंने रखा। और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया, और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। बहरहाल जब चुनाव समाप्त हुए उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का, वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए, इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए। और उस वक्त हम लोगों ने पुनः कुछ समय के लिए अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हम लोगों ने रोक लगाई। और उसके फिर तुरंत बाद मुझे टाइफाइड हुआ, और संजोग ऐसा कि इस बार हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय मुझे लगा अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। अभी भी रिकवरिंग में ही हूँ, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, पर वो समय ज़रूर लगा। और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं, अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद, मैंने स्वतः अपनी तरफ से मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे। पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ
होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। पिछले 2 दिन से जब ये घटना चक्र भी चल रहा था, मैं जानता हूं कि आप सब भी काफ़ी जानना चाह रहे थे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा क्या पक्ष है, बट मैंने अपनी तरफ से अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट करके रख सकूं। लास्ट तक मैंने कोशिश की। आपने देखा कल परसों चाचा के मैं घर भी गया, वहां पर जाकर भी मैंने कोशिश की। कल भी मैंने अंत तक, दोपहर तक, मम्मी खुद व्यक्तिगत तौर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संपर्क साधने का। 10-15 दिन से वो अलग अलग माध्यम से उन्होंने भी कोशिश की कि उनसे बात करें और परिवार की बात है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, जब पारिवारिक एक और मसला आया था, कि मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता हूं परिवार की बातों को। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर चिराग पासवान को, जो लगातार अपने परिवार और पार्टी के बीच जो टूट है उसको लेकर सफाई दे रहे हैं। हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।